हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? सभी लोग का फिर से हमारे यूट्यूब चैनल सूरज सर मैथ्स गुरु में स्वागत है। आज से हमारी एक नई क्लास की वीडियो लॉन्च होने जा रही है, अपलोड होने जा रही है। सारे बच्चे आशा करते हैं कि इस वीडियो को एंजॉय करेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे। नई नई कॉन्सेप्ट के साथ फिर से लेकर आ रहा हूँ मैं क्लास 10 की। आज से एक पहली वीडियो है जो कि पार्ट 1 अपलोड होने जा रही है। इसलिए बच्चों, अभी तक जिसने भी शेयर, सब्सक्राइब, लाइक नहीं किया है, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके, आइए हम लोग देखते हैं क्लास 10 का क्या है, क्या पढ़ना है क्लास 10 की मैथमेटिक्स में। तो क्लास 10 की मैथमेटिक्स को पढ़ने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे क्लास 9 में हमने क्या पढ़ा था। क्लास 10 की जो पहली चैप्टर है जिसका नाम है रियल नंबर, उस रियल नंबर से रिलेटेड आपने क्लास 9 में बहुत कुछ पढ़ा था। नंबर क्या होती है, नेचुरल नंबर क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, ठीक है, इरेशनल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर क्या होता है, टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है। तो ये सारा कुछ आपने क्लास 9 में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर भी यदि ज़रूरत पड़ती है क्लास 10 में कहीं कहीं, तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो क्लास 10 में हम लोग को पढ़ना है पहला चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर, जो कि पार्ट 1 में आपको रियल नंबर के हम कॉन्सेप्ट्स और कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को आपको लेकर आए हैं। इसके साथ साथ हम आपको कॉम्पिटिटिव लेवल के भी कुछ एग्जाम्स देंगे, एग्जाम्स के क्वेश्चंस देंगे। ठीक है बच्चों, प्रीवियस ईयर्स के भी कुछ क्वेश्चंस कराए जाएंगे जो सीबीएसई के बोर्ड में पूछा गया है या आने वाले एग्जाम्स में के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए बच्चों, वीडियो का हर एक बातें बहुत ध्यान से देखेंगे, अपने कॉपी पे नोट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। एक्चुअल में क्लास 10 के जो रियल नंबर है, दो बातें ही पढ़ना है हमको मेन। पहला है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और एंड दूसरा पढ़ना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। पहला में ये आपका दोनों है, ठीक है, और दूसरी बात पढ़ना है फंडामेंटल अर्थमेटिक। ठीक है, तो इन दोनों चीज को पढ़ने से पहले हम स्टार्ट करते हैं पहले जो टॉपिक है। आइए देखते हैं पहला जो टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या होता है। नाम से आप लोग थोड़ी सी भी टेंशन नहीं लेंगे, बहुत ही इजी सा कॉन्सेप्ट है। चलिए मैं आपको एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर चलता हूं कि जो कि आपको बहुत ही मदद करेगा यूक्लिड डिवीजन लेमा को समझने में। चलिए, यदि मैं आपसे पूछूं कि 5 को 2 से डिवाइड करने पे क्या आता है, ठीक है, या आप इसको डिवाइड कर कर बताओ क्या क्या होते हैं इसके टर्म। ठीक है, तो जब भी 5 को 2 से डिवाइड करते हो तो ये हमारा 2 टाइम्स जाता है, ये 4 हो जाता है, ये 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसको क्या बोलते हैं, ये नंबर क्या कहलाता है, ये क्या कहलाता है, ये। आइए इस बात को जानते हैं। जो ऊपर वाला दिया गया है, ये जो 2 है, इसको बोलते हैं कोसेंट। ये जो होता है इसको बोलते हैं डिवाइजर। ये होता है हमारा रिमाइंडर और ये बन जाता है डिविडेंड। ठीक है, यदि हम कोसेंट को क्यू से रिप्रेजेंट कर लें, ये आप लोगों को ऑलरेडी लोअर क्लासेस में बताया गया, प्रीवियस क्लासेस में बताया गया है। ठीक है, यदि कोसेंट को क्यू से रिप्रेजेंट कर ले, डिविडेंड को ए से, डिवाइजर जो है इसको बी से रिप्रेजेंट कर ले और रिमाइंडर को आर से रिप्रेजेंट कर ले, तो आप लोग को बताया गया है कि ए जो होगा वो होगा बी क्यू प्लस आर। ये क्या होगा, बी क्यू प्लस आर होगा। मतलब कोसेंट को जब डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर रिमाइंडर को ऐड कर देते हो तो डिविडेंड मिल जाता है। ठीक है, और यहां पे जो आर है, ये आर क्या होगा, हमेशा इस बी डिवाइजर से छोटा होता है। रिमाइंडर क्या होता है, हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। ठीक है, देख सकते हो यहां पे रिमाइंडर 1 बचा जो कि डिवाइजर 2 था, इससे छोटा है, यानी कि आर इज द लेस देन बी। आर क्या होता है, बी से छोटा होता है। या ये भी हो सकता है, ये जो आर की वैल्यू 0 भी हो सकता है या 0 से कुछ बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि ये आर की जो वैल्यू है 0 से लेकर बी तक लाई करता है। मतलब यदि किसी भी नंबर में किसी दूसरे नंबर से डिवाइड करते हो तो उसकी जो रिमाइंडर होता है वो लाइज करता है 0 टू बी, इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग बी। ठीक है, कभी भी ये बी के इक्वल नहीं होगा। बी के इक्वल इसलिए नहीं होगा, यदि ये आर जो है बी के इक्वल हो जाएगा तो ये पूरी 1 टाइम और चला जाएगा। ठीक है ना,
समझ आ रहा है? अब देखिए यहां पर a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर जो लिखा है, इसी चीज को बोलते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। इसी को क्या बोलते हैं? यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। और इसी इक्वेशन के थ्रू, इसी फॉर्मूले के थ्रू हम लोग इंटीजर पे प्रॉपर्टीज को सीखेंगे, ठीक है, और अच्छे अच्छे एल्गोरिदम के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। यही हमको पढ़ना है। आप बच्चों इसको नोट कर लें। यदि आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से देख लीजिए। आपको पता है डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इनटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर होता है, और यहाँ पे जो रिमाइंडर होता है वो हमेशा लाई करता है 0 टू b। 0 को इंक्लूड करना है, b को एक्सक्लूड करना है। बच्चों नोट करें इसको। तो बच्चों आपने देखा कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा जो होता है a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है, और ये r लाई करता है 0 टू b इंक्लूडिंग 0 एक्सक्लूडिंग b। चलिए मैं आपको एक छोटा सा सवाल फिर से देता हूं आपके प्रैक्टिस के लिए कि आपको a b q और r निकालना है, ठीक है। 47 में आपको डिवाइड करना है 5 से, ठीक है। तो चले बच्चे देखते हैं क्या होगा। और आपको फाइंड करना है, फाइंड a b q r। तो a तो आपके पास बहुत इजी है, जिसमें डिवाइड किया जाता है उसको हम a बोलते हैं, डिविडेंड को। तो 47 हो गया। b जो होगा डिवाइजर 5 हो गया। अब q और r ही हमको पता करना है, ठीक है। तो 5 से जब डिवाइड करोगे 47 में, तो इसको लिख सकते हो, ये 9 टाइम्स जाएगा 45, 2 आएगा रिमाइंडर, यानी कि अब आपके पास q जो हो गया वो आया 9 और रिमाइंडर आपका 2 आया। आई होप कि समझ में आया हो। देयरफॉर आप इसको ऐसे लिख सकते हो 47 इक्वल्स टू 5 इंटू 9 प्लस 2। आप इसको इस तरह से भी दिखा सकते हैं। ये होता है हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के फॉर्म में नंबर्स को, फ्रैक्शन को लिखना। नोट कर लेंगे बच्चे। चलिए बच्चों अब आपको पढ़ना है अगली जो हमारी टॉपिक है, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम एक प्रोसेस होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम बड़े से बड़े क्वेश्चंस को, बड़े से बड़े प्रॉपर्टीज को, इंटीजर की प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं, ठीक है। दूसरी बात कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम जो है, इसको हम ये कह सकते हैं, इस तरह से बोल सकते हैं कि इसके अंदर हम लेमा के प्रॉपर्टीज को लगाते हैं, लेमा को लगाते हैं, और लेमा का यूज कर कर हम यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम को के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आइए एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम क्या होता है। तो यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम बस छोटे से लाइन में आप जानिए कि इट इज, यह एक डिवीजन लेमा का जो होता है वो रिपीटेड होता है, उसमें बार बार रिपीट किया जाता है डिवीजन लेमा को, ठीक है। आइए देखते हैं एक सवाल। कहते हैं बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक है, फाइंड HCF ऑफ 225 एंड 135। अब आपको लेमा को यूज करना है, बार बार रिपीट करके लेमा को यूज कर हमको इसका HCF निकालना है। तो HCF निकलता क्या है, होता क्या है पहले तो 2 नंबर का HCF निकालने का मतलब होता है कि उसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, ठीक है। चलिए तो इसको आप लोगों ने लोअर क्लासेस में किस तरह से किया था, पहले मैं उसको लेके आता हूं और फिर आपके लेवल पे लेके आता हूं, ठीक है। आपने किया था कि 135 में 225 से डिवाइड किया था, और ये 1 टाइम किया था, और ये 0 और ये 9 आया रिमाइंडर, ठीक है। अगेन आपने क्या किया था कि 90 से 135 में डिवाइड करते हो, और ये 1 टाइम जाता है जो कि आपका 4 आ जाता है 45, ठीक है। अगेन इस 45 से क्या करते हो, 90 में डिवाइड करते हो जो कि 2 टाइम्स जाता है, और यहाँ पे 90 लिखकर इसको क्रॉस कर देते हो, और देयरफॉर ये जो डिवाइजर होता है इसी को हम बोलते हैं HCF ऑफ 225 एंड 135 इज 45। समझ रहा है।
तो इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड भी कहा जाता है, जिसके थ्रू आप पता करते थे। ठीक है, लेकिन अभी हमको क्या करना है, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू उसका प्रोसेस लगाकर हमको 225 और 135 का एचसीएफ पता करना है। ठीक है, तो देखिए हम करते क्या है, सबसे पहले कि दोनों में डिसाइड कर लेते हैं कि बड़ा कौन है। ठीक है, तो बड़ा जो है ये हमारा 225 है, और इसको लिख लेते हैं यहां पर इक्वल टू 135। ठीक है बच्चों, अब ये जो 225 है और इधर 135 के कभी इक्वल होता नहीं है, तो इस 135 को लिख सकते हो 135 इंटू 1 प्लस 90। आप देख सकते हो 135 हो जाएगा, और 90 जब जोड़ दोगे तो 225 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब अगले इसी चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं यहां पे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। हमने इस चीज को कैसे लिखा बच्चों, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू। ठीक है, चलो अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, फिर से हम क्या करते हैं, जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा है इसको फिर से अप्लाई करते हैं। किसको, इस 135 को और ये 90 को। ध्यान से देखिएगा, ये 135 क्या है, डिवाइजर है, और 90 क्या है, रिमाइंडर। आपको डिवाइजर और रिमाइंडर को ही लेकर चलना है। ठीक है, रिमाइंडर को लेकर चलना है। अगेन जैसे ही आप अप्लाई करते हो तो लिखते हो 135 इक्वल्स टू 90। ठीक है, और इसको लिख सकते हो इंटू 1 अब प्लस 45। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, 90 इंटू 1। यदि आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहां से भी देख सकते हो, 90 से 135 में डिवाइड किया है तो 1 टाइम गया है। ठीक है, और यहां पर रिमाइंडर 45 आया है, तो इसका मतलब 135 को लिख सकते हैं 90 इंटू 1 प्लस 45। ठीक है, चलो अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अब फिर से इस डिवाइजर को और इस रिमाइंडर को लेके चलना है। तो ये हो गया 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 लिख सकते हैं, प्लस रिमाइंडर 0 आता है। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 हो जाता है, आप यहां पे लेमा का प्रोसेस बंद कर दें, रोक दें। ठीक है, और तब जाकर लिखेंगे देयरफॉर एचसीएफ ऑफ 225 एंड 135 इज 45। तो देख सकते हो कि ये एल्गोरिदम के थ्रू निकला है और यहाँ पे लॉन्ग डिवीजन मेथड के थ्रू निकला है। दोनों का आंसर 45 है, इसका मतलब ये हमारा एचसीएफ 45 करेक्ट है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे कि कोई भी दो नंबर है तो उसके लिए आपको पहले डिसाइड ये करना है कि दोनों में बड़ा कौन है, और तब जाकर यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का अप्लाई करते हैं। 225 इक्वल्स टू 135 इंटू 1 प्लस 90 लिख सकते हैं। फिर से इस 135 एज अ डिवाइजर and 90 as a remainder, we can apply Euclid's division lemma. So we can write 135 equals to 90 into 1 plus 45. Again you have to take 90 as a divisor and 45 as a remainder, and you can write 90 equals to 45 into 2 plus 0. Whenever you are getting the value, the remainder as a 0, then you have to stop the applying the process of the Euclid's division lemma, and hence the divisor becomes the answer of the SCF of two numbers. Hence you can write the SCF of 225 and 135 is 45. Either you can find the value this SCF from algorithm, either you can find the SCF from division method. Okay, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। आइए बच्चों फिर से एक सवाल देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, उसी बेस एक और सवाल लेकर आए हैं आपके सामने। use Euclid's division algorithm, find SCF of 867 and 255। इस सवाल को पूछा गया है सीबीएसई 2014 में, 2014 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो बच्चों यहां से आपको मिनिमम 1 मार्क का एक सवाल या मैक्सिमम 2 मार्क का एक सवाल इस टॉपिक से पूछा जाएगा। इसके बाद आगे आपको फिर से बताते हैं
क्या क्या कॉन्सेप्ट आते हैं, कहाँ कहाँ से नंबर्स बिटोरना है हमको बोर्ड में। ठीक है, चलिए बच्चों देखते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले इन दोनों में हमको ये डिसाइड करना होगा कि 867 और 255 में दोनों में बड़ा कौन सा है। तो आपने देखा कि 867 बड़ा है, और यहां पे लिख लेते हो 867 इक्वल टू 255। ये तो इक्वल होता नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इनटू लगाना होगा यहाँ पे। अब यहाँ कितने टाइम्स जाएगा, इसके लिए हम एक साइड में रफ पे डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये 3 टाइम्स जाना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बिगनर के लिए आपको बताते हैं कि इसको डिवाइड करें। 3 टाइम्स लेके जाओगे, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16, 1 कैरी, और 3 2 जा 6 1 7 2 0 1, 102 आया रिमाइंडर। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि ये 3 टाइम्स गया है, इसको लिख सकते हैं 3 प्लस 102। ठीक है, क्या लिखेंगे यहां पे, यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, अगेन अप्लाइंग या यूजिंग। ठीक है, अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। अब इस 225 इक्वल टू 102 को लेके चले, हमेशा आपको डिवाइजर और रिमाइंडर को लेके चलना है, इनटू लगाना है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, अब ये फिर से कितना होगा, तो इस 102 से डिवाइड करेंगे 255 में, जो कि 2 टाइम्स जाएगा 204 होगा, घटाएंगे 15 आएगा। ठीक है बच्चों, 51 आएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स प्लस 51। समझ में आ रहा है, देख सकते हो 204 अब प्लस 51, 204 प्लस 51 दैट इज 255 हो जाता है। ठीक है, 255 हो जाता है, ये 225 नहीं है, 255 है। ठीक है, चलिए नाउ अगेन इस 102 को ले और इस 51 को लेके चलेंगे इनटू। अब देखते हो 2 टाइम्स जाएगा प्लस रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है बच्चों, आप यहां से भी कर सकते हैं, 51 से डिवाइड करें 102 में, ये 2 बार जा रहा है। ठीक है, रिमाइंडर हमारा 0 आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लिखेंगे, जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा तब लिखेंगे देयरफॉर HCF ऑफ 867 एंड 255 is 51। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये जो बच जाता है डिवाइजर, इसी को बोलते हैं हम HCF। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा, आप इसको नोट कर लें। चलिए बच्चों, फिर से आपको एक सवाल लेके आए हैं। यदि आपका 2 नंबर का HCF एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करना हो, यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम के थ्रू फाइंड करना हो, तो आपने देखा कि किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। ठीक है, यदि वो नंबर कोई भी 2 नंबर हो, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, आप बार बार उस प्रोसेस को अप्लाई करते चलेंगे। लास्ट में जो डिवीजर बचता है उसी को हम बोलते हैं, डिवाइजर जो बचता है वही हमारा HCF निकल के आता है। ठीक है बच्चों, चलिए यदि आपको 3 नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि इन तीनों का HCF निकालो बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, तो ये बच्चों के लिए टिपिकल वर्क हो जाता है। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं बच्चों, हम आपको बता रहे हैं कैसे निकालना है। बहुत ध्यान से इसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस सवाल को दिया गया है NCERT एग्जाम्पलर के अंदर। ठीक है, वहां से इस सवाल को उठाया गया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना गया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अक्सर बच्चे 2 नंबर का HCF निकाल लेते हैं, जब 3 नंबर का HCF निकालने के लिए दे दिया जाए तो फिर वो वहां पे दिक्कत होती है। ठीक है, देखिए आपको करना क्या है कि सबसे पहले दोनों नंबर में आपको देखना है, पहले 2 नंबर को आपको लेके चलना है। हम फाइंड करेंगे यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम। ठीक है, हम सबसे पहले इस
दो नंबर को चूज करेंगे, किसी भी दो नंबर को आप चूज कर सकते हो और वहां से एचसीएफ को फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 567 इक्वल्स टू 441 इंटू। ठीक है बच्चों, और देखते हैं कि इन दोनों का एचसीएफ क्या होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, या तो आपको मल्टीपल समझ में आ रहा है कि कितने टाइम्स जाएगा, रिमाइंडर क्या होगा, लिख सकते हो। यदि नहीं समझ में आ रहा है तो आप थोड़ा सा डिवाइड कर कर आप निकाल लेंगे उसकी क्वोशेंट, उसकी रिमाइंडर। ठीक है बच्चों, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलती होने के चांसेस है यहाँ पे। तो 441 567 और ये 1 टाइम जाएगा 441 और ये 621 126 दे रहा है। 7 में से 1 गया 6, 6 में से 4 गया 2, अब 5 में से 4 गया 1, 126, यानी कि 1 टाइम गया अब प्लस 126 आ गया। ठीक है बच्चों, अब क्या करना है कि इस डिवाइजर को और इस रिमाइंडर को लेना है अगेन। ठीक है, इस लाइन को लिखना इंपॉर्टेंट है, एक बार दो बार आप लिख लीजिएगा, स्टेप्स आपका अच्छा दिखेगा, क्वेश्चंस करने का तरीका आपका अच्छा दिखेगा। नहीं लिखते हो तो उससे भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चलिए 441 इक्वल्स टू 126 इंटू, देखिए ये कितने टाइम्स जाता है। 126 से आप डिवाइड कर रहे हो 441 पे। ठीक है, तो यदि 3 टाइम्स लेकर जाए तो ये हो जाएगा 3 6 18 8 1, 3 2 जा 6 1 7 और 3 1 जा 3, 11 में से 8 गया 3 और 13 में से 7 गया 6, 63 बच रहा है। ठीक है, यानी कि ये 3 टाइम्स प्लस 63 हो गया। ठीक, फिर से इसको अगेन करके लिख सकते हो, अगेन यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम लिख सकते हो। ठीक है, अगेन 126 को डिवाइजर को और ये 63 को रिमाइंडर को लेके चलना है। 126 को लिख सकते हो 63 इंटू, ये कितने टाइम्स जा रहा है यहां पर से देखें तो ये 2 टाइम्स में ये इससे डिवाइड हो जा रहा है। ठीक है, यानी कि इंटू 2 प्लस 0 लिखेंगे। जैसे ही आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है वहां पर आपको क्या करना है, स्टॉप हो जाना है और देयरफॉर लिखेंगे एचसीएफ ऑफ 441 एंड 567 इज 63। ये हो जाता है आपका क्या, एचसीएफ हो जाता है इन दोनों नंबर का। आप इतना नोट करें, फिर हम आपको बताते हैं तीसरे वाले के साथ कैसे करना है। ठीक है बच्चों, तो आप इसको हमारे वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं इसके आगे आपको क्या करना है। तो नाउ अब हम क्या करेंगे, एचसीएफ ऑफ, ये जो आंसर निकला है 63, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जो आंसर 2 नंबर का एचसीएफ निकाला है, पहले आपको करना क्या है, 2 नंबर का एचसीएफ फाइंड आउट कर लेना है। जो आंसर आएगा एचसीएफ, उस एचसीएफ के साथ तीसरे नंबर के साथ एचसीएफ फिर से फाइंड कर लेंगे। तो नाउ एचसीएफ ऑफ 693 एंड 63 को फाइंड करेंगे। फिर से एल्गोरिथम का अप्लाई करते हैं, तो इसको लिखेंगे 693 इक्वल टू 63 और ये डिवाइड होगा 11 टाइम्स में जाएगा और प्लस रिमाइंडर 0 आएगा। ठीक है, और देयरफॉर ये हमारा जो डिवाइजर है यही हमारा आंसर हो जाता है। तो लिखेंगे हैंस एचसीएफ ऑफ 441 567 एंड 693 इक्वल्स टू 63, यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होता है। आई होप कि समझ में आया हो। 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, 4 नंबर हो, इससे थोड़ा भी टेंशन नहीं लेंगे। 2 का एचसीएफ निकालते चलेंगे, अगले के साथ फिर से एचसीएफ निकालेंगे, जो आएगा आंसर फिर से एचसीएफ करेंगे अगले के साथ। ठीक है बच्चों, तो नोट कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को। आई होप कि आपको समझ में आया हो। तो बच्चों अभी आपने देखा कि किस तरह से किसी 2 नंबर का हम एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं, 3 नंबर का एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं यूक्लिड्स डिवीजन लेमा के थ्रू। आप अधिक से अधिक क्वेश्चंस उस पैटर्न पे लगाएं, घर पे प्रैक्टिस करें। नहीं आता है, कोई भी डाउट आता है क्वेश्चंस में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, हम आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने बताया था
कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं और उस एप्लीकेशन के थ्रू हम इंटीजर की प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं, ठीक है। और उस प्रॉपर्टीज को प्रूफ करने के बाद हमारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन के सॉल्व हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से हम लेमा का या एल्गोरिदम का यूज कर कर हम इंटीजर की प्रॉपर्टीज को प्रूफ करते हैं। तो देखते हैं पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5 वेयर क्यू इज सम होल नंबर। क्यू क्या है हमारा? एक सम होल नंबर है। देखते हैं कि इसको कैसे करना है, आइए देखा जाए। चलिए, तो सबसे पहले हम करते क्या है कि जस्ट आपको लेमा जो बताया गया था कि सिंस a इक्वल्स टू 6 क्यूब, क्या बताया था? बी क्यूब प्लस आर बताया गया था, और आर जो लाई करेगा वो हमेशा 0 और बी के बीच में लाई करेगा। सवाल को पहले समझते हैं कि सवाल है क्या। सवाल ही मेन प्रॉब्लम होता है बच्चों का कि क्वेश्चन ही हमको समझ में नहीं आता है, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, ठीक है। और बच्चे को आता हुआ क्वेश्चन भी नहीं समझ पाते हैं, कर पाते हैं, ठीक है। तो कहता है कि सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर, कोई भी ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, तो वह 6 क्यूब प्लस 1 के फॉर्म में आएगा और 6 क्यूब प्लस 3 के फॉर्म में आएगा और 6 क्यूब प्लस 5 के फॉर्म में आएगा, ठीक है। मतलब कोई भी ऑड इंटीजर होगा वो इसी तीनों के फॉर्म में आएगा। इसी को हमको प्रूफ करना है, लेमा के थ्रू हम इसको प्रूफ करते हैं। तो सिंस आपको पता है a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर है, इस सवाल को सीबीएसई 2009 में पूछा गया है। a इक्वल्स टू बी क्यूब प्लस आर है, ठीक है ना। यहां पे करते क्या है, ये जो डिवाइजर है ना b, इस b को यहां पे 6 लिखते हैं, 6 क्यूब प्लस आर। और आपको मैंने बताया अभी जस्ट कि ये जो r होता है हमेशा डिवाइजर से क्या होता है? छोटा होता है। r इज द लेस देन 6, r हमेशा क्या होगा? इस 6 से छोटा होगा। रिमाइंडर क्या होता है? छोटा होता है, ठीक है। ये जो रिमाइंडर होता है ये हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है, और बड़ा किससे होता है? 0 के बराबर या 0 से बड़ा होता है, ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है। अब इसका मीनिंग क्या है? तो इसका मीनिंग ये है कि r की जो वैल्यू होगी वो होगा 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, तो r की वैल्यू क्या होगा? 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5 होगा। हम करते क्या है, ये जो इक्वेशन है ना a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस आर, इसमें हम r की जो वैल्यू है ये बारी बारी से पुट करते हैं। तो पुट r इक्वल टू 0, जैसे 0 पुट करते हो तो a इक्वल्स टू 6 क्यूब आएगा, ठीक है। अच्छा बच्चों, इसका रिमाइंडर कितना है? इसका रिमाइंडर 0 है। तो आपको मैं बता दूं कि जिस नंबर का रिमाइंडर 0 होए, 2, 4, 6, 8 होता है वो सारे के सारा, ठीक है, रिमाइंडर के आने पे 0, 2, 4, 6, 8 आने पे वो सारे के सारे नंबर क्या हो जाते हैं? इवन नंबर हो जाते हैं। अब बाकी जिसका रिमाइंडर 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो सारे के सारे नंबर ऑड नंबर होते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको याद रखेंगे। तो आप देख सकते हो a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 0 है, जो कि रिमाइंडर इसका 0 है, इसलिए यह एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। चलो अगेन, यदि r इक्वल टू 1 पुट करते हो तो a इक्वल्स टू क्या आएगा? 6 क्यूब प्लस 1। अब देख सकते हो इसका रिमाइंडर कितना है? 1 है। तो इसका रिमाइंडर 1 है, तो इसका मतलब ये पूरा का पूरा इंटीजर क्या होगा? एक ऑड नंबर होगा, ऑड इंटीजर होगा, ठीक है, या ऑड नंबर होगा, ठीक है। चलो, यदि r इक्वल टू 2 हो तो a इक्वल टू कितना आएगा? 6 क्यूब प्लस 2। फिर से रिमाइंडर कितना आया? 2 आया। रिमाइंडर 2 आया तो ये कैसा नंबर होगा? इवन नंबर होगा। कैसे पता करेंगे? तो दो रास्ते हैं। एक तो ये रास्ता है कि 2 से डिवाइड जब करोगे तो ये पूरी पूरी कट जाएगा, और ये कट कर कितना आ जाएगा? ये कटेगा तो 3 क्यूब प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। या दूसरा रास्ता यह है कि इसमें से यदि 2 कॉमन ले लेते हो तो आपको दिखेगा 3 क्यूब प्लस 1, जो कि एक 2 का मल्टीपल है, और जो भी नंबर 2 के मल्टीपल होते हैं वह एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह हो गया कि यह एक इवन नंबर है जी, ठीक है। इसी प्रकार r इक्वल टू 3 पुट करोगे, a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 3 होएगा, रिमाइंडर 3 है, ठीक है। ये किसका प्लेस है? रिमाइंडर का प्लेस है, r का प्लेस है। तो रिमाइंडर 3 है तो ये कैसा नंबर है?
ये एक ऑड नंबर है, और r इक्वल टू 4 पुट करने पे ये तुम्हारा रिमाइंडर 4 दे रहा है, जो कि हमने बताया था अभी कि रिमाइंडर यदि 4 आता है, यदि रिमाइंडर आपका इनमें से कोई आता है तो इवन नंबर आता है, ठीक है ना। तो ये रिमाइंडर 4 है, इसका मतलब ये नंबर क्या है, एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यदि r इक्वल टू 5 पुट कर लेते हो तो a इक्वल टू 6 क्यूब प्लस 5, जो कि एक ऑड नंबर को शो कर रहा है, ठीक है। तो आप देखिए अब इस क्वेश्चन में मैंने क्या क्या किया। सबसे पहले a इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर है, इस b के जगह पे जो हमारा क्वेश्चन में 6 लिखा है 6 क्यूब प्लस मैंने r कर लिया, और ये r जो होता है वो हमेशा b से छोटा और 0 से बड़ा होता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे r जो है 6 से छोटा और 0 से बड़ा लिखा गया है, और इस तरह से r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 हो गया है। अब हम क्या करते हैं कि इस इक्वेशन में r की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 को पुट कर देते हैं। पुट करने पे हमको मिलेगा 6 क्यूब प्लस 0, 6 क्यूब प्लस 1, 6 क्यूब प्लस 2, 6 क्यूब प्लस 3, 6 क्यूब प्लस 4, 6 क्यूब प्लस 5। और इसमें हमको ये देख लेते हैं, इस सवाल के लिए सिर्फ ये, इस सवाल के लिए आपका ये ऐसा कुछ तरीका है, ठीक है। या इस टाइप का यदि कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हो। इसका रिमाइंडर 0 तो इवन नंबर, रिमाइंडर 1 तो ऑड नंबर, रिमाइंडर 2 तो इवन नंबर, रिमाइंडर 3 तो ऑड नंबर, रिमाइंडर 4 इवन नंबर, रिमाइंडर 5 ऑड नंबर। और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ऑड नंबर कहाँ कहाँ आया है। तो ऑड नंबर एक इसके साथ आया है, एक यहाँ पर आया हुआ है, और एक यहाँ पे आया हुआ है। यानी कि अब आप लिखते हो हैंस, हैंस लगा के लिखेंगे, हैंस एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6 क्यूब प्लस 1, फिर से यहां पे है 6 क्यूब प्लस 3 और 6 क्यूब प्लस 5, हैंस ट्रू, ठीक है। आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बच्चों, इसको आप नोट कर लें। चलिए बच्चों, तो आपने इस क्वेश्चन को नोट किया। देखो, यदि आप चाहो तो इस सवाल का एक दूसरा भी टेक्निक हो सकता था। इस 3 में ऑड नंबर में आपको पता है कि जिसका रिमाइंडर 1 बचता है, ऐसा आपको बताया गया है, और इवन नंबर में आपको बताया गया है कि उसका रिमाइंडर 0 बचता है, ठीक है। तो ऐसा मत कहना कि सर ने बताया था कि इवन नंबर के लिए तो 0 2 4 6 8 रिमाइंडर बचता है। जी नहीं, इवन नंबर के लिए रिमाइंडर हमेशा 0 बचता है, और ऑड नंबर के लिए रिमाइंडर 1 बचता है। तो यहाँ पर यदि रिमाइंडर 3 बचा है तो आप इसको कुछ इस प्रकार लिख सकते हो, 6 क्यूब प्लस 2 प्लस 1 लिख सकते हो ना। और ये तब जाकर अब आपको दिखेगा रिमाइंडर 1। इस सवाल में आप नहीं लिख सकते हैं, ठीक है, ये पूरी ये डिवाइड हो जाएगा। अब 5 के लिए आप फिर से लिख सकते हो, ये आपका बनाएगा ऑड नंबर, और इसको आप लिख सकते हो 6 क्यूब प्लस 4 प्लस 1, और ये 6 क्यूब प्लस 4 क्या है, यहाँ पे 6 क्यूब प्लस 2 क्या है, इवन नंबर है। 2 से ये पूरी तरह ये कट जाएगा। कैसे कटेगा, इसके आगे भी इसमें 2 कॉमन ले सकते हो, तो आपको दिख जाएगा कुछ इस प्रकार, और 2 इंटू 3 क्यूब प्लस 1 प्लस 1, तो यहाँ पे रिमाइंडर 1 आपको दिख रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे भी यदि 2 कॉमन ले लेते हो तो ये 3 क्यूब प्लस 2 प्लस 1 रिमाइंडर बच रहा है ना रिमाइंडर 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस नंबर का रिमाइंडर 0 होगा वो एक इवन नंबर आ रहा है, और जिस नंबर का रिमाइंडर 1 है वो एक ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। इसके लिए हम इस तरह से भी एक तरीका बताया कि जिस नंबर में रिमाइंडर 0 2 4 6 8 होगा वो एक इवन नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो ऐसा इसलिए क्योंकि वो 2 से ये पूरी तरह से कट जाएगा। और ऑड नंबर के केस में 1 3 5 7 9 होगा जिसका रिमाइंडर, और उसमें क्या होगा, जब 2 से डिवाइड करेंगे 1 को छोड़कर 3 में, तो फिर से रिमाइंडर 1 आने लगेगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी कि ये आपकी पूरी तरह से ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जानी चाहिए कि यह एक ऑड नंबर है, यह एक इवन नंबर है, ये हमारा ऑड नंबर है, ठीक है ना। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इस तरह से आपने देखा कि a इक्वल्स टू 6 क्यूब एक इवन नंबर बता रहा है, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 1 ऑड नंबर बता रहा है, a इक्वल्स टू 6 क्यूब प्लस 2
2 कॉमन लेने पे एक इवन नंबर बन जा रहा है। 6 क्यूब प्लस 3, इसको आप +1 लिख दोगे तो ये ऑड नंबर आएगा क्योंकि रिमाइंडर 1 है। और ये जो है यहाँ से आप देख सकते हैं 2 कॉमन लेने पे यह एक इवन नंबर +1। इसी प्रकार इसमें यदि आप 2 कॉमन ले लोगे तो 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस, 3 क्यूब प्लस 2 हो जाएगा जो कि एक इवन नंबर है। यहाँ पे रिमाइंडर 5, इसको लिख सकते हो 4 + 1। फिर से मैंने आपको बताया यदि यहाँ पे 2 कॉमन ले लोगे तो ये 3 क्यूब प्लस 2 + 1 रिमाइंडर बचा हुआ है, इसका मतलब ये एक और नंबर है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो इसी के साथ आज के वीडियो में बस इतना ही बच्चों। हम आगे आपको इसी बेस पे एक अच्छे क्वेश्चन को लेकर आएंगे। पार्ट 2 को देखना ना भूलें, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके साथ साथ कुछ आपको कॉम्पिटिटिव लेवल की भी क्वेश्चन जो क्लास 10 के लेवल पे कॉम्पिटिशन एग्जाम होते हैं वो भी लेकर आएंगे। ओके बच्चों, अच्छे से रहिए, घर पे सुरक्षित रहिए। ठीक है, ओके, जय हिंद, जय भारत।